जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये क्लास जो है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो चार धाम परियोजना है उसको लेकर के विवाद क्या हो रहा है और इसमें जो नया एंगल आया चीन को लेकर के वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल क्या है, जो एनजीओ इसमें लड़ाई लड़ रहा है उसका पक्ष क्या है, क्या सरकार वहाँ पर तानाशाही कर रही है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पर्यावरण के मुद्दे को सर्वोपरि रखना चाहिए। इन सभी विवादों को आप समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको करना है एक काम, करना है वीडियो को लाइक और जो लोग नए हैं चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलता है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको। तो आइए बात करते हैं चार धाम परियोजना की। चार धाम परियोजना का संबंध चार धाम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चार धाम जो बनाए गए हैं वो भारत के चारों कोनों पर है, ठीक है ना। लेकिन उत्तराखंड में एक छोटा चार धाम है, ठीक है, और वो जो छोटा चार धाम है वो चार तीर्थ स्थलों को जोड़ता है। कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये छोटे चार धाम हैं, ठीक है ना। वैसे तो चार धाम में कौन कौन आता है? केदारनाथ आता है आपका, जो यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर में है, जगन्नाथपुरी वो आता है, साउथ इंडिया में रामेश्वर है वो आता है, और गुजरात में एक स्थान है यानी कि कुल द्वारिकापुरी, ठीक है ना। तो ये चार धाम में आते हैं। लेकिन यहाँ जो चार धाम की बात हो रही है ये पूरे भारत वाले चार धाम की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है वो छोटे चार धाम की हो रही है। किसकी? छोटे चार धाम की हो रही है, जो कि यूके में है यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और उसमें जो स्थल है कौन कौन से हैं? केदारनाथ है, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनकी बात हो रही है। तो मसला यहाँ कैसे फंस गया, यहाँ पर चीन कैसे आ गया, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला कैसे आ गया, इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, कमेटियों का गठन करना पड़ा और उन कमेटियों में भी दो फाड़ हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, यानी कि एक लंबी लड़ाई हुई। तो लड़ाई पूरी क्या है उसको हम पूरा समझाते हैं आपको। लड़ाई ये है कि सबसे पहले परियोजना को समझिए। तो चार धाम परियोजना का शुरुआत हुआ 2016 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। यशस्वी मैंने सीखा है राजनाथ सिंह से, वो ऐसे बोलते हैं ना, यशस्वी प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। राजनीति उनकी कैसी भी हो, हिंदी अच्छी है, ठीक है ना। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार धाम परियोजना की शुरुआत की, ठीक है ना। ये चार धाम परियोजना क्या थी? इन्हीं चार स्थलों को आपस में जोड़ने की जरूर बात थी, कनेक्टिविटी बनाने की बात थी, ताकि जो श्रद्धालु लोग हैं वो वहाँ पर आ जा सके। लेकिन कई राजनीतिक विरोधी लोग नरेंद्र मोदी के अक्सर ये कहते हैं कि मोदी जी जब कोई चाल चलते हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा खेला हो वो, ठीक है ना, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन तीर्थ क्षेत्रों को जोड़ने के बहाने एक बेहतर सड़क बनाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि चाइना के बॉर्डर पर हम अपने हथियारों का एक्सेस बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, ठीक है ना। अब ये बात बहुत खुलेआम तो आप नहीं बोल सकते। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि चाइना के साथ इंडिया का डिस्प्यूट फिर से बढ़ गया है। कई जो छोटे आंख वालों ने कई बार कोशिश किया कि हमारे अंदर घुसे और हमें परेशान करने की कोशिश करें। तो उन तल्खियों को देखते हुए सरकार ने फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा को तवज्जो दिया है। तो पूरा विवाद क्या है आगे समझ पाएंगे। पहले चार धाम परियोजना पर फिर से वापस आते हैं। तो पीएम मोदी ने 2016 में इसका उद्घाटन किया। ये 889 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। इस परियोजना के द्वारा 889 किलोमीटर की क्या बनाई गई है? सड़क बनाई गई है। और लगभग 12,000 करोड़ रुपए, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है, ठीक है ना। तो ये बनाया गया कि ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, लोग इन चारों धामों की यात्रा कर सके, ठीक है ना। अब पर्यटन के दृष्टिकोण से, केवल और केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार कभी नहीं बनाती। इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं क्या था? सामरिक जरूर था। क्या था? सामरिक जरूर था। अब आप जानते हैं कि पहाड़ों पर सड़क बनाना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन होता है, क्योंकि आप जब यहाँ पर आप देखते हैं जो समतल स्थल है, यानी कि धरातल यहाँ जो है जहाँ पर ज़मीन बराबर है, समतल है, वहाँ पर सड़क बनाते हैं तो उसमें गड्ढे गड्ढे पाए जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि गड्ढे में ही सड़क है। ऐसे में जब आप पहाड़ों पर सड़क बना रहे हैं, जहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, कहीं पर खाई है, कहीं पर झरना निकल रहा है, तो सड़क बनाना अपने आप में कितना कठिन बात है ये आप कल्पना कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं,
वो सड़क बनाने के लिए कितना सारा प्रकृति के साथ बैर मोल लेना पड़ेगा, उसको आप कल्पना कीजिए। कैसे? जैसे अगर एक पहाड़ है, मान लीजिए कुछ ऐसा पहाड़ बना हुआ है, ये है कुछ इस प्रकार का पहाड़ है, और इस पहाड़ी पर यदि आपको सड़क बनाने की कोशिश करनी है तो आप इन पहाड़ों को पहले तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे? ब्लास्ट करेंगे, ठीक है ना। विस्फोटक लगा करके आपको ब्लास्ट करना पड़ेगा। जब ब्लास्ट करेंगे तो भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है ब्लास्ट करने पर। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बहुत दूर तक पहाड़ों में दरार आ जाता है, और वो दरार भूस्खलन के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। आए दिन उत्तराखंड में भूस्खलन होता है। कई भूस्खलन का मतलब क्या होता है? वो पूरा पहाड़ों में लेके ढमढमा के नीचे आ जाता है, तो बहुत सारा जनधन का हानि होता है। वो पहाड़ी लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर बनाए गए विद्युत परियोजनाएं, टनल का लाभ लेते हैं वो जमीन में रहने वाले लोग, और दंश किसको झेलना पड़ता है? हम पहाड़ी लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं उनका तर्क सही नज़र आता है, क्योंकि होता क्या है कि आपने उसको उड़ा दिया, ब्लास्ट लगा करके आपने उसको उड़ाया, वो दरार पड़ गया, जहाँ तक उड़ाया वहाँ तक आपने सड़क बना लिया, लेकिन जहाँ दरार पड़ गई उसका तो आपको कोई उपयोग था नहीं। और बाद में क्या हुआ कि वो दरार फट गई और बड़ा भूस्खलन हुआ और बड़ी जनधन हानि हो गई। तो ये समस्या होती है। और सिर्फ भूस्खलन नहीं, ब्लास्ट करके इसको पहले समतल किया जाता है, और समतल करने के बाद में क्या होता है कि जो इसके आसपास के पेड़ होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उनकी कटाई की जाती है। इनकी व्यापक स्तर पर पेड़ों को काटा जाता है। अब पेड़ों को काटने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? सबसे पहली बात ऑक्सीजन की कमी, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है पहाड़ों पर। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होती है कि जो पानी के साथ मिट्टी का बहना होता है वो वृक्षों के अभाव में और बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो मिट्टी को बांध करके रखता है। यदि पहाड़ों पर जो वन है उनको काट दिया गया तो मिट्टी बहुत तेज़ी से बहेगी और उससे भी जनधन हानि होगा। तो कुल मिलाकर के वृक्ष यहाँ पर काटे जाते हैं, ब्लास्ट किए जाते हैं, माइंस बनाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ की ऐसी की तैसी कर दी जाती है। अब ऐसे में होता क्या है कि आपने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में नहीं रखा। इससे क्या दिक्कत होती है कि प्रकृति अपना बदला लेती है। केदारनाथ में त्रासदी आया, चमोली में त्रासदी आया, वो गंगा प्रोजेक्ट उजड़ गया, जिससे कई हजार लोगों की जानें चली गई, जनधन की व्यापक नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के बिना पर्यावरण का ध्यान रखे कोई विकास काम करना कहीं ना कहीं एक प्रकार का मूर्खता का काम हो जाता है, क्योंकि लेने से ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पूरा विवाद है ना चार धाम का, ये लेने से ज़्यादा देने वाला है। तो मामला क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मामला ये है कि एक एनजीओ है जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून। सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून इसने क्या किया, 2018 में एक PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि माननीय महोदय, ये सरकार जबरदस्ती करके सड़क को बना रही है, चौड़ा कर रही है, इससे व्यापक पेड़ों की कटाई होगी, पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, भूस्खलन जैसी समस्याएं होंगी, और इन समस्याओं की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, अभी हम पूछते हैं सरकार से। उन्होंने सरकार को बुलाया, हाजिर किया कि बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो सरकार ने कहा सर, ये जो चारों धाम है ना, इनको हमें जोड़ना है, श्रद्धालुओं को वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है, कुछ महीने में तो रास्ता ही बंद हो जाता है, तो उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तुम भी ठीक कहते हो। तो विवाद हो गया। एनजीओ अपना तर्क रख रहा था, सरकार अपना तर्क रख रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच बिचौल करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। कहा झगड़ा मत करो, हम कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी जो निर्णय देगी उस पर हम मान जाएंगे। अब जब कमेटी बनी तो उसमें दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो वो जो पर्यावरण के समर्थक लोग हैं, और दूसरे सरकार के लोग जो सरकार का पक्ष रखेंगे। कमेटी बन गई, और कमेटी के नेतृत्वकर्ता कौन बने, रवि चोपड़ा बने। कौन बने, रवि चोपड़ा बने। ये प्रसिद्ध पर्यावरण विधि है, क्या है, पर्यावरण विधि है, प्रसिद्ध पर्यावरण विधि रवि चोपड़ा इसके अध्यक्ष बने। इनके अध्यक्ष में कमेटी बनाई गई। कमेटी का काम ये था कि वो ये बताएं कि सड़क को कितना चौड़ा किया जाए ताकि पर्यावरणीय नुकसान ना हो, ये अध्ययन को करना था। अध्ययन के दौरान विवाद हुआ। आप जानते हैं कि जब आपकी
निहितार्थ अलग अलग होते हैं तो विवाद होना लाजमी है, विवाद हुआ भी। जो सरकारी पक्षकार लोग थे वो कोशिश कर रहे थे कि सड़क ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी हो, क्योंकि सरकार वो चाह रही है। और वहीं पर जो पर्यावरणविद हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो सड़क की चौड़ाई है वो कम से कम रखी जाए, ताकि पर्यावरण का नुकसान कम हो। ऐसे में विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद में 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भेजी गई, ठीक है ना। एक ही कमेटी के 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे गए। ये दोनों रिपोर्ट जब भेज दिए गए तो क्या हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, हमने एक कमेटी बनाया था कि बात को सुलझा लीजिए, आप लोगों ने वहां भी झगड़ा कर लिया, चलो ठीक है फिर से अब हम ही सुलझाते हैं। तो सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थता का रास्ता निकाला और रवि चोपड़ा की कमेटी के रिकमेंडेशन को मान लिया। अब समझते ये है कि रवि चोपड़ा की कमेटी ने कहा क्या बात कही उन्होंने। तो रवि चोपड़ा की कमेटी ने कहा कि जो सड़क है वो 5.5 मीटर चौड़ी बनाई जाए। कितनी? 5.5 मीटर चौड़ी बनाई जाए, और ये चौड़ाई पर्याप्त है। ये रवि चोपड़ा ने कहा कि यदि इतना हम बनाते हैं तो हमारा पर्यावरण भी ठीक ठाक रहेगा और हम रोड भी चौड़ा कर लेंगे। अच्छा, ये बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये रिकमेंडेशन मान लिया गया। लेकिन काम किसको करना है? सरकार को। पैसा किसको देना है? सरकार को। टेंडर कौन पास करवाएगा? सरकार। अब हुआ क्या कि सरकार ने 10 से 12 मीटर सड़क बनानी क्या की? शुरू की। 10 से 12 मीटर चौड़ी सड़क बनानी शुरू की। अब जैसे ही सरकार ने काम शुरू किया, एनजीओ वाले अपना तबला बस्ता लेकर के फिर से पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि इसको रोको, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। फिर से सरकार से पूछा कि क्या दिक्कत है भाई, आपको क्यों नहीं मान रहे हैं? जब हमने एक कमेटी बनाया, कमेटी ने जांच किया, सारे पहलुओं को देखा, उसके बाद में एक रिपोर्ट बनाई गई। रिपोर्ट पर मैंने फैसला दे दिया, तो भैया तुम भांग वांग पी लियो क्या, क्यों नहीं मान रहे हो, क्यों तुम तुले हुए हो कि पहाड़ तोड़ डालेंगे सड़क बना के रहेंगे। तब सरकार ने चला अपना सबसे मजबूत चाल, और वो चाल क्या था कि ये सड़क हम चौड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। किसका मुद्दा है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और जैसे ही ये बात बोला, मामला आ गया चीन पर, ठीक है। अब इस प्रकार 4 धाम परियोजना के विवाद में चाइना की एंट्री हुई, ठीक है ना। अब जब ये बात हुई तो सरकार के तरफ से पक्ष रखा गया कि आप याद करिए 1962 का युद्ध, हम क्यों हारे थे? क्योंकि हमारे पास कनेक्टिविटी ही नहीं थी, हम वहां तक अपने साजो सामान को, अपने सैनिकों को पहुंचा ही नहीं पाए थे, और बुरी तरीके से चाइना ने हमको हराया था। अगर हमने वही गलती दोबारा की तो हम आने वाले समय में चाइना से बहुत बुरी तरीके से हार सकते हैं। अतः जरूरी है कि सड़क चौड़ी होनी चाहिए, ताकि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल को, किसको? ब्रह्मोस मिसाइल को वहां तक पहुंचा पाए, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल को वहां पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी मिसाइल है जिससे चाइना के भी फटती है, ठीक है ना। तो इसको पहुंचाने के लिए रोड जो है ज़्यादा चौड़ा चाहिए। सरकार ने राष्ट्रवादी तर्क प्रस्तुत किया। जब ये तर्क प्रस्तुत किया तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सोचने पर मजबूर हो गया कि बात तो सरकार भी ठीक कह रही है, क्योंकि अगर हमारी सीमाएं ही सुरक्षित नहीं होंगी तो हम पर्यावरण का लेकर के क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात हुई। अब इसके काउंटर तर्क में एनजीओ ने फिर से अपनी बात रखी। एनजीओ ने कहा ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक जरूरी मुद्दा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें उसे नकारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्यावरणीय समस्या होती है तो क्या 5 मीटर, क्या 12 मीटर, कोई भी सड़क आपके काम नहीं आएगी। मान लीजिए चाइना ने अटैक कर दिया और उस वक्त आपके यहाँ भूस्खलन हुआ पड़ा हुआ है, तो सड़क चाहे 5 मीटर हो या 12 मीटर हो, आप जाइएगा कैसे? नहीं जा पाएंगे ना। तो इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म आपका तभी काम कर पाएगा जब पर्यावरण आपका साथ देगा। इसीलिए जरूरी ये है कि पर्यावरण को ध्यान में रखा जाए। यानी कि अब ये विवाद पूर्णतया राष्ट्रवादी बनाम पर्यावरणवाद हो गया है। अब इस विवाद में कुछ नया एंगल अगर निकल करके आता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके आगे जो डेवलपमेंट होंगे उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो यही है। यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि सही तर्क क्या हो सकता है, सही निष्कर्ष क्या हो सकता है जिससे इससे बाहर निकला जा सके, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी
ठीक हो, यानी कि हम वहाँ पर भी मजबूती से पहुँच पाएँ और जब ज़रूरत हो तो चाइना को जवाब दे पाएँ। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पर्यावरण को भी ध्यान रखें ताकि व्यापक जनधन हानि से बच पाएँ। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।